आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबकी ले खबर सबको दे खबर। आज हम बात करेंगे केवल शहर के मुद्दों को जानने, समझने और उसके निदान के उपाय योजनाओं की। आइए हम सुनते हैं खबर दर खबर मीडिया ग्रुप के प्रधान संपादक मुनीर अहमद मोमिन द्वारा लिया गया भिवंडी मनपा के आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। पूरा इंटरव्यू जरूर देखें, तब आपको पता चलेगा कि आईएएस आखिर आईएएस ही होता है। उसकी सोच, काम करने का ढंग और प्रशासनिक निपुणता सबसे भिन्न तथा अदा सबसे जुदा होती है। सर, बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे हम मुद्दे पे आते हैं। कोरोना की इस समय क्या स्थिति है? अगर कोरोना की बात करेंगे तो पिछले 3 महीने से सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में है भिवंडी शहर में। जैसा कि आपने भी देखा है कि पिछले 3 महीने से हमारी जो मृत्यु की संख्या है वो 20 के ऊपर किसी भी महीने में नहीं गई। अगस्त महीने में, सितंबर और अक्टूबर महीने में, और वो धीरे धीरे करके संख्या कम होती जा रही है। और जो डबल होने की रेट है, डबलिंग रेट है, वो हमारी राज्य में अगर बात करेंगे तो सबसे अच्छी रेट में से होगी। हमारी रेट लगभग 1 साल तक पहुंच चुकी है। मतलब जो कोरोना की संख्या है उसके डबल होने में कम से कम 1 साल लगेगा। और बाकी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो हमारा एकदम सही है। उल्टा बीच में तो हमको काफ़ी सारे सेंटर्स बंद करने पड़े, और जो एग्जिस्टिंग सेंटर है वो भी हम धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं। और कोविड के हिसाब से मैं शहर को ये कहना चाहूँगा कि अभी सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में है, लेकिन त्यौहार के टाइम पे और लोगों में अभी अगर मूवमेंट बढ़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज़ नहीं किया तो हम लोग वापस परेशानी में न आए। इसलिए मैं उनसे अपील करूँगा कि इन सब बातों का ध्यान रखा जाए। सर, शहर विकास के लिए कोई विशेष योजना और पटेल कंपाउंड इमारत हादसा के प्रभावितों के लिए सरकार या मनपा ने अभी तक क्या किया है? देखिए, अगर जिलानी बिल्डिंग हादसे की बात करेंगे तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसके बाद में हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जीबी में जो ठहराव भेजा गया था और जीबी ने जो अप्रूवल दिया है उसके हिसाब से मृत लोगों को या फिर उनके जो वायरस हैं या रिश्तेदार हैं उनको हम लोग 50,000 रुपये दे रहे हैं, और जो घायल हैं उनके 25,000 रुपये उनको हम देंगे। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगने थे उसके हमने कैंप लेकर सारे डॉक्यूमेंट और उनकी सब पूर्तता की है, और 1 या 2 दिन के अंदर उसका अलग से जितने लोगों का भी अमाउंट है वो हम देने वाले हैं। बाकी जो राज्य शासन से मदद आने वाली है उसकी कार्रवाई पैरेलली दूसरी सरकार की तरफ शुरू है। और शहर विकास की अगर बात करेंगे तो इस साल थोड़े कोविड की वजह से आर्थिक परिस्थिति शहर की काफ़ी ख़राब है। तो हम जो एकदम ज़रूरी काम है सिर्फ उन पर फोकस कर रहे हैं, चाहे वो पानी का हो, स्ट्रीट लाइट का हो, चेंबर का हो, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं। और अगर प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जो हमने स्कीम चलाई है अभय योजना, लोगों ने अगर उसमें पैसे भरे, जो कि 30 नवंबर तक स्कीम वैलिड है, तो जितना कॉरपोरेशन के पास जल्दी रेवेन्यू आएगा उतना ही हम जो शहर के विकास के काम है उसमें ज़्यादा पैसे खर्च कर पाएंगे। शहर के अवैध निर्माणों और जर्जर इमारतों के बारे में मनपा प्रशासन द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जो सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जो यहाँ पे धोखादायक बिल्डिंग है, तो यहाँ पे भिवंडी शहर में जो पुरानी बिल्डिंग है, जैसा कि MRTP एक्ट में भी लिखा हुआ है कि जो 30 साल से पुरानी बिल्डिंग है या फिर जर्जर बिल्डिंग है, उन सब का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो हमने पिछले 1 महीने के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी आइडेंटिफाई की है प्रॉपर्टी टैक्स के रिकॉर्ड से उनको। तो जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं धोखादायक, उन सबको नोटिस इशू किया गया है। काफ़ी काम चल रहा है उसके अंदर, नोटिस और भी इशू किए जा रहे हैं। और उसके बाद में हमारे पास स्ट्रक्चरल ऑडिटर्स थे वो काफ़ी कम थे, तो पैनल पे हमने काफ़ी नए इंजीनियर्स लिए हैं। और उसके हिसाब से एक जो टेक्निकल अप्रेजल कमेटी होती है कि अगर रिपोर्ट में 2 रिपोर्ट आती है, गलत रिपोर्ट आती है, उसको चेक करने के लिए उसका गठन किया गया है। तो उसके हिसाब से हम धोखादायक बिल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट करेंगे। उसके बाद में जो बिल्डिंग जिस तरह की कैटेगरी में आती है उस कैटेगराइजेशन के बाद में कार्रवाई की जाएगी। वो अति धोखादायक होगी तो लोगों को वहाँ से निकाल कर या तो डिमोलिशन किया जाएगा नया। उसके लिए भी हम लोग एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं कि जो धोखादायक बिल्डिंग ऐसा होती है कि कई बार खाली हो जाती है लेकिन टूटती नहीं है, तो लोग वापस जाके रहना शुरू करते हैं, तो उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। और इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात है जहाँ तक, उसके अंदर हमने जैसे हाई कोर्ट में रिट पिटिशन है उसके हिसाब से हमने अब कार्रवाई शुरू की है कि जो बीट निरीक्षक है, बीट मुकादम है, विभाग अधिकारी है, उनके यहाँ से डेली रिपोर्टिंग का और मॉनिटरिंग का एक फॉर्मेट बनाया जाएगा, और उनकी भी लिस्ट बनाकर उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम जल्दी शुरू किया जाएगा। इसके लिए प्लानिंग हमारी तरफ से चल रही है। अच्छा, MMRDA द्वारा शहर में जो सड़कें निर्माणाधीन हैं वो किस स्टेज पे हैं? क्या उसमें कुछ अड़चनें भी आ रही हैं? देखिए, जो अगर अड़चन की बात करेंगे, 2 सबसे बड़ी अड़चन थी। तो कोविड लॉकडाउन की वजह से उनके लेबर की दिक्कत आ रही थी उनको, और दूसरा मसला था वो
रोड वाइडनिंग का और उनको काम का स्पेस अवेलेबल करा के देने का था। तो उसके हिसाब से हमने MMRDA से वर्क स्पेस उनको कहाँ कहाँ पे चाहिए उसका प्लान हमने लिया। तो उसके बाकायदा हम लोग उस टाइम शेड्यूल से चल रहे हैं कि उन्होंने जो शेड्यूल दिया है कि 15 नवंबर तो उनको ये वर्क स्पेस चाहिए, 1 दिसंबर तक ऐसा वर्क स्पेस चाहिए, तो वो हमने उनको अवेलेबल करा के दिया है। और जो मजदूरों की या लेबर की जो प्रॉब्लम थी वो अब इतनी नहीं रही है। लॉकडाउन के बाद में धीरे धीरे उनके भी लेबर वापस आने लगे हैं। तो आज भी उसके लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में उनके साथ में MMRDA के इंजीनियर के साथ में वापस आज मीटिंग रखी गई थी और उसको हर 15 दिन में हम उनके साथ में बैठकर जो भी कोऑर्डिनेशन के इश्यूज आते हैं वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि हम 31 मार्च तक सारे के सारे MMRDA के जो रास्ते हैं वो कंप्लीट करवा के ले लेंगे। ये आम नागरिकों की तो शिकायत है ही, मनपा प्रशासन की विफलता का भी पैमाना इसको कुछ लोगों द्वारा बनाया जा रहा है। इससे जुड़ा एक सवाल है कि आखिर शहर के चेंबरों, खुली गटरों पे चेंबर कब लगेंगे, इनका चेंबर का वही मसला था कि पहले कोविड की वजह से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, तो हम लोग उसलिए थोड़ा सा आशंका थी कि पैसे खर्च करने चाहिए नहीं करने चाहिए, लेकिन चेंबर की ज़रूरत थी शहर की और नागरिकों की बार बार कंप्लेन आने की वजह से। चेंबर्स के 2 अलग अलग वैरायटी के चेंबर्स के, एक लोहे के चेंबर्स जो कि मुख्य रास्तों पर लगेंगे और फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट के चेंबर जो कि अंदर के रास्तों पर लगेंगे जहाँ पर ज़्यादा भार नहीं होता, उसका टेंडर किया जा चुका है। और लोहे के चेंबर का तो शायद टेंडर भी फाइनलाइजेशन की स्टेज पे है। तो जो इतने सालों तक टेंडर की चेंबर की क्वालिटी थी उससे अलग हमने अच्छी क्वालिटी के चेंबर इस बार ऑर्डर किए हैं और उसमें सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ में उनके नंबर, पेंटिंग सब कुछ करके सिस्टमेटिक तरीके से वो काम किया जाएगा। उसके लिए जियो टैगिंग भी की गई थी पहले कि कहाँ पे चेंबर्स नहीं है, उसके बाद में जियो टैगिंग पद्धति से वो काम किया जाएगा। तो मेरा अनुमान है कि मुख्य रास्तों पर अगले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर चेंबर लग जाने चाहिए और बाकी रास्तों पर 1 महीने के अंदर अंदर चेंबर लग जाएंगे। शहर में इन दिनों आवारा कुत्तों की बहुत भरमार है, जिससे यहाँ के नागरिक काफी परेशान हैं। इसके बारे में कोई उपाय योजना है क्या प्रशासन की? हमने एक मेरे आने से पहले आरोग्य विभाग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने टेंडर किया था जो ये काम आउटसोर्स किया था कुत्तों को पकड़कर उनका निर्वीजीकरण करने के लिए। उस टेंडर में पहली 2 बार शायद तक किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया और बाद में एक पर्सन ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसको भी हमने फाइनल किया, लेकिन वो काम करने अभी तक तैयार नहीं हो पाया है कोविड लॉकडाउन की वजह से, और वो थोड़ा उसमें इशू चल रहा है। लेकिन हम जल्दी से उसको बात कर रहे हैं, इनकेस अगर वो काम करने को तैयार नहीं होता है तो उसी प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा और जल्दी से जल्दी एक एजेंसी को ये काम देकर इस पे काम किया जा रहा है। शिक्षा को प्रभावी और सर्वग्राह्य बनाने के लिए कारपोरेशन के पास क्या योजना है या कारपोरेशन क्या सोचती है इस बारे में? देखिए, शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षा के अंदर हमने 3 या 4 बड़े मुद्दे फोकस किए हैं। पहला मुद्दा है कि शालाओं की जो हालत है वो काफ़ी ज़र्जर और उस तरीके से, तो इसकी इमारत दुरुस्ती के ऊपर हम लोगों ने टीम बनाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है, स्ट्रक्चरल ऑडिट वगैरह करके। कुछ शाला हम लोग इस साल लेंगे क्योंकि बजट हमारे पास इतना नहीं है, तो उसका एक 5 साल का प्लान बनाया जा रहा है कि कैसे करके हम सारी की सारी शालाओं को 5 साल के अंदर रिपेयर करवा के लें। दूसरा इशू आता है वॉश इनिशिएटिव का, कि हर स्कूल के अंदर हमने अभी फाइनल किया है ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन, हैंड वॉश स्टेशन, लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन इंसुलेटर, बच्चों के लिए जो शौचालय है वो विद्यार्थी संख्या के हिसाब से है कि नहीं है, ये फाइनल किया जा रहा है। और इसके अलावा हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हर प्रभाग समिति में एक आदर्श शाला हम लोग तैयार करें। तो उस स्कूल में जहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है उसको तैयार किया जाएगा, अच्छे टीचर्स का वहाँ पे ट्रांसफर करके अच्छे से उनसे उन 5 स्कूल को अच्छे से किया जाएगा और धीरे धीरे करके हम इसी पैटर्न पे हर साल आदर्श शाला बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात आती है उस पर हम लोग एक वर्क कर रहे हैं कि कुछ NGOs की मदद से और डाइट की मदद से, जो महाराष्ट्र शासन की है, कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए हम लोग एक अध्ययन स्तर निश्चित का कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। सारे बच्चों को उनके लर्निंग लेवल के हिसाब से अलग अलग स्टैंडर्ड में डिवाइड किया जाएगा। हर महीने उनका टेस्ट होगा कि उनकी कंडीशन कितनी इंप्रूव होती है, उस पर काम किया जाएगा। और शाला व्यवस्थापन समिति के स्ट्रेंथनिंग पे हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं कि उनकी मीटिंग हर महीने होनी चाहिए और उनकी तरफ से जितने एजुकेशन के अंदर पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे उतना ही एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो कैसे पालक मेलावा को हर महीने ऑर्गेनाइज किया जाए और कैसे उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो शिक्षण के ऊपर हमारे पास डिटेल में काफ़ी हमने प्लानिंग की है। शाला खुलेगी उससे पहले उसका सब कुछ वर्कआउट करके और जल्दी ही जैसे स्कूल शुरू होगी तब तक हम इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। स्वास्थ्य और साफ सफाई को
वास्तविक धरातल पे लाने के लिए कोई विशेष योजना है क्या प्रशासन के पास? स्वास्थ्य में अगर बात करें तो भिवंडी में जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स काफ़ी कम आते हैं। टीबी का लोड काफ़ी ज़्यादा है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर अगर देखेंगे तो उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसकी संख्या कम रहती है और जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन या फिर टीकाकरण टाइम पे नहीं होता है। तो हमने ये 6-7 इश्यूज़ तैयार किए हैं। सबसे पहले हम वही कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन सबसे ज़रूरी है। तो मैं इसी स्कीम पे हम लोग काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन होने पर उनको आर्थिक लाभ भी मिलता है। प्लस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर महीने की 9 तारीख को सुरक्षित मातृत्व दिवस हम लोग सेलिब्रेट इस महीने की 9 तारीख से हर ओपीडी के ऊपर, गवर्नमेंट ओपीडी के ऊपर, कॉर्पोरेशन ओपीडी के ऊपर एक प्राइवेट गायनेकोलॉजिस्ट जो अच्छे हैं उनको बिठा के 3 घंटे सारी गरोदर माताओं की चेकिंग की जाएगी। उनमें से उनको किसी भी तरह की जांच की रिक्वायरमेंट होगी तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एनएचएम की मदद से और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में प्राइवेट डॉक्टर्स और आईएमए की मदद से हम लोग उनके जितने इन्वेस्टिगेशन फ्री पॉसिबल होंगे, ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, सोनोग्राफी हो, वो सब करवाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर गरोदर माताएं, गर्भवती माताएं इसमें आती हैं तो आगे की पूरी साइकिल की उनकी डिलीवरी भी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हो, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। उसके बाद उनका वैक्सीनेशन प्रॉपर होगा, फैमिली प्लानिंग के लिए उनको एडवाइस किया जा सकता है। तो हम लोग रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा सेकंड बात है, हमारे पास टीबी की काफ़ी बड़ी समस्या है, तो टीबी के ऊपर काम किया जा रहा है। और ओपीडी के अंदर अभी हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे ओपीडी पर जो टाइमिंग फिक्स की है डॉक्टर्स और नर्सेज वहाँ पे प्रेजेंट हो और इसके ऊपर काम किया जाए। तो स्वास्थ्य के अंदर हम इन 3-4 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर साफ़ सफाई की बात करेंगे तो उसमें मैं वही नागरिकों से आह्वान करूँगा कि जो आपके एरिया में हम बार बार कैंपेन वही कर रहे हैं कि सूखा और गीला कचरा वो अलग अलग होना चाहिए। सूखा कचरा उसकी लोकल रिसाइकलिंग लोगों को खुद से करनी होगी। जितना कचरे की प्रोसेसिंग डिसेंट्रलाइज और लोकल तरीके से होती है उतना ही बेहतर होता है। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें ये होगा कि इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में जो भिवंडी की रैंक अच्छी आई थी, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी चीज़ को वापस रिपीट किया जाए, चाहे उसमें कचरे का अलग करने का हो या फिर प्लास्टिक के ऊपर पाबंदी लगाने का हो या फिर लोगों का इनिशिएटिव और पार्टिसिपेशन लेकर स्वच्छ भारत ऐप के थ्रू कंप्लेन लॉन्च करने का सिस्टम हो, उस सब पे काम चल रहा है। और शासन ने जो डीपीआर मंजूर करके दिया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। शहर के सौंदर्यीकरण के बारे में मनपा प्रशासन की क्या सोच है और क्या करना चाहती है? मनपा प्रशासन इसमें ये सोच रहा है कि शहर में भिवंडी के जो मुख्य रास्ते हैं वो फ्लाईओवर और उसके आसपास रहते हैं। तो जहाँ पर देखा है कि गंदगी है या फिर बाकी सब चीज़ें हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह उनकी कुछ प्लानिंग नहीं है, लोग उस वजह से ट्रैफिक का इशू रहता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसमें से भी मनपा प्रशासन का आपने देखा होगा आर्थिक तंगी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम इसमें CSR एक्टिविटी के अंदर जो लोग प्राइवेट अपनी तरफ से कुछ लोग आगे भी आए हैं उनकी मदद से वो चीज़ हम करने वाले हैं, ताकि शुरुआत से मुख्य अगर 2 या 3 रास्ते में अच्छे से सुंदर करके लोगों को दिखाया तो लोगों को भी दिखेगा कि कैसे प्रॉपर रास्ते सुंदर भी हो सकते हैं, स्वच्छ भी हो सकते हैं और ट्रैफिक का मूवमेंट भी कैसे जहाँ पर कि कोई अड़थला नहीं हो वहाँ पे अच्छे से हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बट ये सारी सारी जो सौंदर्यीकरण की एक्टिविटी है वो हम प्राइवेट जो CSR एक्टिविटी है उसके अंदर कर रहे हैं। क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान की क्या योजना है और कितनी आवश्यकता है इस शहर के लिए? क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए जैसे धोखादायक इमारती की संख्या आपने देखी कि भिवंडी शहर में बहुत ज़्यादा है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव होगा। उसके लिए पहले भी जीबी की तरफ से भी ठहराव हुआ था और पहले भी यहाँ से लेटर भेजा गया था, लेकिन इस बार इतना बड़ा हादसा होने के बाद में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से शासन को हमने वापस रिक्वेस्ट की है कि क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम हमारे लिए अलग से भिवंडी के लिए किया जाए ताकि जिसके अंदर एरिया डेवलप कर सके। इसके लिए हमने पिछले 1 महीने के अंदर जो आर्किटेक्ट एसोसिएशन के लोग हैं उनके साथ में बैठक रखी है। आज भी उनसे मिलने वाले हैं कि धोखादायक बिल्डिंग अगर किसी कंपाउंड में 4 या 5 है या एक एरिया के अंदर है तो उनको कैसे एक तरीके से उनका सारा FSI और बैलेंस करके कैसे उनको एडजस्ट किया जा सकता है एग्जिस्टिंग DCR रूल के अंदर, और उसमें कुछ प्रॉब्लम रहती है तो शासन के पास में भेजकर स्पेशल उसके लिए मंजूरी ली जाएगी। उसके लिए हमारा प्रयत्न शुरू है और हम उम्मीद करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने परमिशन दी और हमारा प्रपोजल अगर रूल्स में हुआ तो जल्दी हम लोग भिवंडी में क्लस्टर डेवलपमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। बकाया करों को मैंने जो देखा है, जो उनकी सूची है, उसमें सबसे ज़्यादा रकम मुझको 2 मद में मिली। एक तो ब्याज के बंद में मिली और दूसरा दंड के रूप में है शास्ती, जिसको बोलते हैं कि जो अवैध निर्माण होते हैं उनका 3 गुना उनसे संपत्ति कर लिया जाता है, लेकिन वो रकम कंटिन्यू है। तो
इसमें नियम क्या है कि वो रकम कंटिन्यू होनी चाहिए कि वन टाइम भरवा करके और उसका सुधारणा हो जाए, और वही रकम सबसे ज़्यादा है। जितना बकाया है उसमें ये अगर दो रकमों को जोड़ दिया जाए, ब्याज को और दंड को, तो जितना बकाया है उसके आधा में ये है, आधा बकाया है, तो उसके निदान के लिए आपके पास कोई पॉलिसी है क्या, या सोचते हैं क्या कि होना चाहिए? देखिए, जो शास्ति का जो नियम है वो शासन का है, उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो ब्याज का इशू है वो काफ़ी, आपने बताया कि काफ़ी बड़ा है। तो पुराने लोगों के अगर शास्ति है तो उसके ऊपर भी दंड लग के और ब्याज लग के काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इसी वजह से हमने अभयदान योजना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने महासभा के ठहराव के हिसाब से शुरू की है, और महासभा के ठहराव के हिसाब से अगर 30 नवंबर तक लोग भरते हैं तो काफ़ी सब्सटेंशियल उनको भी सहूलियत मिलने वाली है, जो टैक्स भरने वाले लोग हैं, और कॉर्पोरेशन को भी जल्दी पैसे मिलेंगे। तो हम बाकी जो विकास काम है या फिर बेसिक जो रिपेयर वर्क्स हैं, बेसिक मेंटेनेंस वर्क्स हैं, वो भी हम लोग शुरू कर पाएंगे। तो उसी पर ज़्यादा फोकस है। बाकी जो दंड की या फिर शास्ति का है तो वो निर्णय शासन का है, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे दंड लगाते हैं। शहर की बेहतरी के लिए बतौर डॉक्टर पंकज आसिया आपकी क्या सोच है, क्या करना चाहते हैं? देखिए, शहर में सबसे ज़रूरी चीज़ वही होती है कि किसी शहर को लिवेबल, रहने लायक बनाया जाए, उसके ऊपर ही काम होना चाहिए। तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट आते हैं कि रोड अच्छी हो, पानी की फैसिलिटी अच्छे हो, साफ़ सफाई हो, लोगों को हेल्थ ट्रीटमेंट अच्छे से मिले, एजुकेशन अच्छे से हो, उनके घूमने फिरने के लिए जो लिविंग स्पेस है वो अच्छा होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, ग्रीनरी होना चाहिए। तो लिवेबल सिटीज़ को कैसे बनाया जा सके वही हमारा विजन है, और उसी के ऊपर हमारे जो कॉरपोरेशन के बाकी सारे पदाधिकारी हैं या फिर नगर सेवक हैं या फिर कर्मचारी हैं, उन सब की मदद से हम उसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि कैसे शहर में धीरे धीरे करके हमारे आर्थिक हालात थोड़े से इस साल ख़राब है, उसको ध्यान में रखते हुए कैसे इन चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें, उसी के ऊपर काम चल रहा है। पिछले दिनों एक महिला नगर सेविका ने इस्तीफा दिया था, वो किस प्रक्रिया में है? उनका इस्तीफा मुझे टपाल के मार्फत मिला था, और उसके बाद हमने उनको कल फिजिकली खुद से यहाँ पे आकर कंफर्मेशन के लिए बुलाया था उनको। तो कल उन्होंने आकर हमारे सामने स्टेटमेंट दिया है। उस स्टेटमेंट के बाद में जो एक्ट के अंदर प्रोविज़न है और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम उसको डिसाइड करने वाले हैं। तो लॉ ऑफिसर का उसके अंदर हम लोग अभिप्राय ले रहे हैं, उसके बेसिस पर उस चीज़ को डिसाइड किया जाएगा। मनपा प्रशासन की ओर से भिवंडी वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, या क्या जरूरी समझते हैं कि ये संदेश जो है आम शहरियों तक जाना चाहिए? अभी अगर बात की जाए तो सबसे ज़रूरी तो वो है कि कोविड की सिचुएशन है भिवंडी शहर में काफ़ी कंट्रोल में पिछले 2-3 महीने से। बट मैं रिक्वेस्ट वही करूँगा कि जैसे यूरोप के देशों में देखा गया है कि दूसरी वेव भी आई है और वो पहली वेव से काफ़ी बड़ी है और वहाँ पर वापस लॉकडाउन किया जा रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट सबसे पहली वही करूँगा कि इस त्यौहार के टाइम पे सब लोग जो गाइडलाइन है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की उसको फॉलो कीजिए। और उसके अलावा मैं बाकी जैसा कि आपसे भी बात की कि शहर को अगर साफ़ और स्वच्छ बना के रखना है तो उसके लिए शहरियों को उतना ही काम करना पड़ेगा जितना महापालिका प्रशासन को करना पड़ता है, और शायद उससे ज़्यादा ही करना पड़ेगा कि कचरे को कैसे डिसेंट्रलाइज तरीके से कम किया जाए, और उसके बाद में कचरे को अलग अलग किया जाए, और उसके बाद में जितना कचरा हो सकता है उतना रिसाइकल किया जाए। तो मैं स्वच्छता और कोविड, ये 2 चीज़ों के लिए मैं सारे नागरिकों से अपील करूँगा कि इसके लिए आप की तरफ से अगर मदद मिलेगी तभी हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। धन्यवाद। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी खबर दर खबर को समय देने के लिए आपका धन्यवाद। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।